हाय गाइस, इस लेक्चर में मैं पावर सिस्टम के थ्योरेटिकल पार्ट डील करने वाला हूं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और इसके पहले मैंने एक और वीडियो डाला था जिसमें मैंने न्यूमेरिकल और सब कुछ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है थ्योरेटिकल बेसिस पे उसको मैंने अपलोड किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो वीडियो सेक्शन में जा करके देख सकते हैं। तो इसमें मैं केवल कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं करा रहा हूँ, केवल थ्योरेटिकल जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जो कि आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि कौन कौन से प्लांट जो होते हैं पीक लोड प्लांट होते हैं। तो उसमें देख लीजिए, पहला जो होता है पंप स्टोरेज, हाइड्रो, डीजल और गैस प्लांट जो होते हैं पीक लोड प्लांट्स होते हैं। देखिए, पीक लोड प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि जिनका लोड वैरी हमेशा होता रहता है। तो उसमें पंप स्टोरेज, हाइड्रो प्लांट, डीजल प्लांट एंड गैस प्लांट आते हैं। अगर इसको याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हैं, PHDG ऐसे करके कि पंप पंप स्टोरेज हो गया, हाइड्रो हो गया, डीजल हो गया और गैस हो गया, ये पीक हैं। और इसके बाद जितने भी प्लांट आएंगे वो क्या होंगे, बेस लोड प्लांट होंगे। जैसे यहाँ पे मैंने ये जो है बेस लोड प्लांट है, ये आपके बेस लोड प्लांट में कौन कौन से आते हैं, थर्मल, न्यूक्लियर, रन ऑफ रिवर प्लांट, हाइड्रो प्लांट, सोलर प्लांट और विंड प्लांट। तो अगर आप इसके अलावा जितने भी प्लांट ऑप्शन में दिखेंगे वो कौन से प्लांट होंगे, बेस लोड प्लांट होंगे, बेस लोड प्लांट होंगे। ठीक है। अब देखिए, लोड फैक्टर पे भी थ्योरी आती है। तो लोड फैक्टर में क्या पूछता है कि लोड फैक्टर का डायरेक्ट लोड फैक्टर का डेफिनेशन क्या होता है, तो वो क्या होता है, पी एवरेज अपॉन पी मैक्सिमम होता है। ठीक है। और न्यूमेरिकल किस पे बनता है कि जो पी एवरेज होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/T, 0 to T PTDT। तो देखिए, ये पावर है, पावर इनटू टाइम क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, एनर्जी हो गया, एनर्जी इन किलोवाट आवर। ठीक है, एनर्जी इन किलोवाट आवर और डिवाइडेड बाय टाइम। तो लोड कर्व क्या होता है, वो पावर और टाइम के बीच का कर्व होता है। तो एरिया अंडर द लोड कर्व क्या आपका रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड। तो इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया अंडर द डेली लोड कर्व, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया अंडर द डेली लोड कर्व इन किलोवाट आवर अपॉन टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल मीन्स जो यहाँ पे जो मैक्सिमम डिमांड होगी, और यहाँ से मान लीजिए डेली लोड कर बताना है कि ये 24 आवर्स के लिए, तो डिवाइड बाई 24। तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ से एरिया अंडर द डेली लोड कर्व डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब कुछ थ्योरेटिकल पार्ट इसमें क्या बनता है कि पूछता है कि एरिया अंडर द डेली लोड कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है। तो एरिया अंडर द डेली लोड कर्व का क्या मतलब होगा, P इंटू टी। दैट मीन्स कि किलोवाट आवर, मतलब किलोवाट आवर का मतलब क्या हो गया, 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर होता है। तो इसका मतलब किलोवाट आवर क्या बन रहा है का मतलब ये हो गया कि कितनी यूनिट जनरेट हो रही है। तो इसलिए एरिया अंडर द डेली लोड कर्व गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड इन ए डे। अगर लोड कर्व डेली लोड कर्व है तो एक दिन में कितनी यूनिट जनरेट हो रही है वो लोड फैक्टर इसको बताता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि यूनिट जनरेटेड पर डे रिप्रेजेंट एरिया इन किलोवाट आवर इन 1 डे। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अभी देखिए, इसमें क्या आता है कि और एक थ्योरेटिकल क्या पार्ट बनता है कि लोड कर्व हेल्प्स इन सेलेक्टिंग द साइज एंड नंबर ऑफ द जनरेटिंग यूनिट्स। साइज का मतलब क्या, देखिए लोड फैक्टर जो होता है पी एवरेज अपॉन पी मैक्सिमम होता है। ठीक है। तो साइज का मतलब कि अगर सपोज किसी भी कोई पावर स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन है, जितनी उसकी डिमांड कम होगी तो उसकी प्लांट कैपेसिटी उतनी ही कम होगी। ठीक है। प्लांट कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया कि कितना हमको पावर जनरेट करना है मैक्सिमम, इस लोड फैक्टर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए लोड फैक्टर हेल्प्स इन द साइज ऑफ द जनरेटिंग लिमिट्स, नंबर ऑफ जनरेटिंग यूनिट्स, कितनी यूनिट हम जनरेट कर सकते हैं ये बताता है। और देखिए सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है कि लोड का हेल्प इन प्रिपेयरिंग द ऑपरेटिंग शेड्यूल ऑफ द स्टेशन। तो कितना हमको पावर जनरेट करना है, किस टाइम मैक्सिमम डिमांड है, कब नहीं है, तो ये लोड का उसमें भी हेल्प करता है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछता है कि लोड फैक्टर और कॉस्ट में क्या रिलेशन होता है। तो पूछता है क्वेश्चन में कि अगर लोड फैक्टर इंक्रीज होगा तो कॉस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा।
तो हमेशा इस केस में कॉस्ट रिड्यूस होती है, कॉस्ट हमेशा रिड्यूस होती है। और ये वाला भी पूछता है कभी कभी पॉइंट कि लोड फैक्टर जो होता है हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। ग्रेटर देन 1 क्यों होता है कि हमेशा जो एवरेज डिमांड होगी वो मैक्सिमम डिमांड से हमेशा ज्यादा होगी, इसलिए लोड फैक्टर जो होता है हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, इसके बाद से थ्योरेटिकल पार्ट क्या बनता है इसमें कि डोमेस्टिक लोड के लिए लोड फैक्टर कितने से कितने तक वेरी होता है, तो ये 10 to 15%। और इंडस्ट्रियल लोड के लिए लोड फैक्टर जो होता है 70 से 80% वेरी होता है, 70 से 80% वेरी होता है। इसके बाद से डाइवर्सिटी फैक्टर भी एग्जाम में आता है। इसका सिंपल डायरेक्टली क्या करते हैं, डेफिनेशन पूछ लेते हैं। तो डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, सम ऑफ द इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, सम ऑफ द इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड ऑफ द पावर स्टेशन। ठीक है, तो डिमांड फैक्टर जो होता है हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। देखिए किसी भी पावर स्टेशन पे मैक्सिमम डिमांड किसी पर्टिकुलर टाइम पे आएगी। ये ग्रेटर देन 1 क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड हमेशा इस मैक्सिमम डिमांड ऑफ पावर स्टेशन से ज्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये मैक्सिमम डिमांड जो होगी वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे आएगा, हमेशा नहीं आएगा। इसलिए जो डिमांड फैक्टर है हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। और हमेशा ये डिमांड फैक्टर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट होता है। तो अगर डिमांड फैक्टर इंक्रीज होगा तो कॉस्ट आपका हमेशा क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो इसका मतलब अगर लोड फैक्टर इंक्रीज हो रहा है और डिमांड फैक्टर, ये हमेशा एग्जाम में आता है, तो हमेशा जो कास्ट ऑफ जनरेशन होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि किस चीज को अफेक्ट करता है। तो लोड जो डिमांड फैक्टर होता है डायरेक्टली अफेक्ट द फिक्स कास्ट पर यूनिट जनरेटेड। और इसमें एक और ये वाली थ्योरी बनती है कि इट्स हेल्प इन कंप्यूटिंग द प्लांट कैपेसिटी। प्लांट की कितनी कैपेसिटी है उसको डिसाइड करने में भी ये हेल्प करता है। क्यों करता है, क्योंकि देखिए मैक्सिमम कितना डिमांड होना है स्टेशन पे ये पता रहता है। दैट मीन्स ये यही तो प्लांट की कैपेसिटी है। तो कितना कैपेसिटी का हमको पावर जनरेट करना है, इसकी हेल्प से हम जान सकते हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिए इसमें और थ्योरी क्या बनती है उसको देख लेते हैं। तो देखिए इसमें एक आता है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर ये सीधा सीधा ये वाला थ्योरी का ये फार्मूला ही पूछ लेते हैं। तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इक्वल टू एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय मैक्सिमम एनर्जी दैट कुड हैव बीन प्रोड्यूस। एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस होने का मतलब है कि ये एवरेज पावर है, और मैक्सिमम एनर्जी दैट कुड हैव बीन प्रोड्यूस का मतलब क्या है, ये प्लांट की कैपेसिटी हो गई। तो इसका मतलब जो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर होता है वो पी एवरेज अपन पीसी होता है। ठीक है, और जो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर होता है वो हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 होगा। क्योंकि जो प्लांट की कैपेसिटी है वो क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पी एवरेज। तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर जो होता है हमेशा लेस देन 1 होता है। ठीक है, इसके बाद से देखिए रिजर्व कैपेसिटी आती है। रिजर्व कैपेसिटी में क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनते हैं जो कि इस फार्मूले पे आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। लोड फैक्टर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर दिया रहेगा और पी मैक्सिमा दिया रहेगा। क्वेश्चन में आपसे रिजर्व कैपेसिटी पूछेगा तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। एक कंडीशन पूछता है कि रिजर्व कैपेसिटी कब जीरो होगी। तो यहाँ पे अगर इस फार्मूले में यहाँ पे मैं रिजर्व कैपेसिटी को जीरो पुट कर दूं, यहाँ पे अगर रिजर्व कैपेसिटी को जीरो कर दूंगा तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, ये पी मैक्सिमम ये लोड फैक्टर डिवाइड बाय प्लान कैपेसिटी फैक्टर -1 होगा। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ये वाला रिलेशन मिल जाएगा कि जो लोड फैक्टर अगर प्लांट कैपेसिटी फैक्टर के बराबर हो जाए तो उस समय रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। या फिर ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अगर लोड फैक्टर और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बराबर होंगे तो रिजर्व कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो रिजर्व कैपेसिटी आपकी जीरो होगी। और एक ये फार्मूला होता है रिजर्व कैपेसिटी का, प्लांट कैपेसिटी माइनस पी मैक्स। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट आता है डिमांड फैक्टर का भी थ्योरी पूछता है। तो डिमांड फैक्टर क्या होता है, पी मैक्स अपॉन कनेक्टेड लोड। तो डिमांड फैक्टर हमेशा लेस देन वन होता है। डिमांड फैक्टर आपका हमेशा लेस देन 1 होता है। और ये एक रिलेशन पूछता है कि जो कैपेसिटी फैक्टर होती है वो होती है लोड फैक्टर इंटू यूटिलाइजेशन फैक्टर। लोड फैक्टर इंटू यूटिलाइजेशन फैक्टर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद से देखिए कुछ थ्योरी पार्ट और हैं, उसको भी देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या है कि एज पर इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन इन इंडिया
द मैक्सिमम परमिसिबल वोल्टेज चेंज, ये डेल्टा मतलब चेंज है, एट कंज्यूमर प्रीमाइसेस, तो कितना हम वोल्टेज में मैक्सिमम चेंज कर सकते हैं, वो ±6% डिक्लेयर्ड है। डिक्लेयर्ड वोल्टेज का जो रेटेड वोल्टेज है उसका 6% ही कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद से देखिए कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं आपके, ओवर सर्ज इम्पीडेंस ओवर हेडलाइन के लिए 400 से 500 ओम होता है, केबल्स के लिए 40 से 50 ओम होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद से ट्रांसफार्मर के लिए भी सर्ज इम्पीडेंस क्या होता है, 1000 टू 2000 होता है। अब यहाँ से इस रिलेशन से ये क्लियर हो जा रहा है कि जो सर्ज इम्पीडेंस केबल का होता है वो ओवरहेड लाइन से कम होता है, ठीक है। इसके बाद से प्रोपागेशन कांस्टेंट, इस पे रिलेशन पे सीधा क्वेश्चन बनता है कि प्रोपागेशन कांस्टेंट क्या होता है, तो वो अल्फा प्लस जे बीटा होता है, जहाँ पे अल्फा जो होता है वो एटेन्युएशन कांस्टेंट होता है, और ये जो बीटा होता है इसको बोलते हैं हम फेज कांस्टेंट, जहाँ पे ये प्रोपागेशन कांस्टेंट गामा इक्वल टू एडमिटेंस इनटू इम्पीडेंस, जहाँ पे इम्पीडेंस जो होता है आर प्लस जे ओमेगा एल होता है, और एडमिटेंस जो होता है जी प्लस जे ओमेगा सी होता है, तो ये डायरेक्टली रिलेशन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद से कहेगा कि फॉर लॉसलेस लाइन बीटा की वैल्यू कितनी होती है, फॉर लॉसलेस लाइन बीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो फॉर लॉसलेस लाइन क्या करेंगे, एबव रिलेशन में, अगर ऊपर वाले इस रिलेशन में हम क्या कर दें, आर की वैल्यू को, अगर आर की इसमें आर जीरो कर दें और ये कंडक्टेंस को जीरो कर देंगे, तो यहाँ से फॉर लॉसलेस लाइन आर बराबर जीरो और जी बराबर जीरो पुट करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जीरो प्लस जे ओमेगा एल, तो यहाँ पे जे ओमेगा एल बचेगा, और जी जीरो प्लस जे ओमेगा सी, तो यहाँ से जे ओमेगा सी बचेगा, तो यहाँ से गामा प्लस इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा बराबर जे ओमेगा रूट एल सी बचेगा। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये जीरो प्लस जे जीरो है, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, जीरो, और बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, ओमेगा रूट एल सी आ रही है, ठीक है। तो ये भी रिलेशन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन ये ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें ये कुछ रिलेशन भी पूछा जाता है, जैसे बीटा इक्वल टू ओमेगा रूट एल सी है, तो हम ओमेगा की जगह क्या रख सकते हैं, 2 पाई एफ, और ये इंडक्टेंस आप टोटल लाइन का इंडक्टेंस, और ये टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन है। अगर सपोज L1 इज इंडक्टेंस इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ है, और C1 इज कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ है, तो टोटल लेंथ ऑफ लाइन क्या होगी, L1 इंटू एल होगी, और टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, C1 इंटू एल होगा। तो वही यहाँ पे मैंने L की जगह L1 इंटू एल रखा है, और C की जगह C1 इंटू एल रखा है, तो यहाँ से L बाहर आ जाएगा, तो 2 पाई FL/V हो जाएगा, और 2 पाई को अगर डिग्री में लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री, 360 देख सकते हैं FL/V। इस फार्मूले पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी आपको रिमेम्बर रखना है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिए इसमें ये वाला रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बीटा इक्वल टू 2 पाई L/λ। इसमें देखिए, तो यहाँ पे ये वाला रिलेशन, उसको आप सिंप्लीफाई यहाँ पे मैंने करके रखा है, तो ये वाला रिलेशन अगर रेडियन में अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो बीटा इक्वल टू 2 पाई L/λ, अगर डिग्री में पूछ रहा है तो 2 पाई की जगह 360 डिग्री L/λ। अब क्वेश्चन एग्जाम में आता है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस क्या होता है, तो उसका सीधा सीधा फार्मूला आता है। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जो होता है जेड सी इक्वल टू जेड बाई वाई होता है, और जेड की वैल्यू जो होती है आर प्लस जे ओमेगा एल, और वाई की वैल्यू जी प्लस जे ओमेगा सी। फॉर लॉसलेस लाइन अगर हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस क्या होंगे, जीरो होंगे, तो वही कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जब लॉसलेस लाइन के लिए क्या हो जाता है, वही सर्ज इम्पीडेंस कहलाने लगता है लॉसलेस लाइन के लिए। तो यहाँ पे जब हम आर की वैल्यू और जी की वैल्यू को जीरो पुट करेंगे, तो जे ओमेगा से जो ओमेगा कट जाएगा, L/C बचेगा, तो इसलिए यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होगी उसको हम बोलते हैं सर्ज इम्पीडेंस। तो ये क्या होता है, रूट में L/C होता है, ठीक है। अब देखिए अगर ये L जो है टोटल इंडक्टेंस ऑफ द लाइन है, और C जो है टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन है, तो यहाँ से हम इसको L1 इंटू एल लिखेंगे, जहाँ पे L1 जो है इंडक्टेंस ऑफ लाइन पर यूनिट लेंथ है, और C1 जो है कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन पर यूनिट लेंथ है। तो यहाँ से देखिए L से L कैंसिल हो जाएगा, तो L1 वन C1 होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो सर्ज इम्पीडेंस होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ लाइन होता है। तो क्वेश्चन क्या आता है कि एक पावर सिस्टम है जिसमें सर्ज इम्पीडेंस 400 मेगावाट है पर 200 किलोमीटर लाइन के लिए, तो कहेगा कि 400 किलोमीटर लाइन के लिए सर्ज इम्पीडेंस कितना होगा। तो क्योंकि हमारा जो सर्ज इम्पीडेंस होता है इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ लाइन होता है, तो उसके लिए भी कितना ही रहेगा, 400 ही रहेगा।
तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सर्ज इम्पीडेंस होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ लाइन होता है, ठीक है। अब देखिए एक इस पे आता है डिस्टॉर्शन लेस लाइन, डिस्टॉर्शन लेस लाइन। तो देखिए डिस्टॉर्शन लेस लाइन का मतलब क्या होता है, इफ ए ट्रांसमिशन लाइन इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन लेस लाइन। तो अगर कोई भी ट्रांसमिशन लाइन फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट है तो उस लाइन को हम डिस्टॉर्शन लेस लाइन बोलते हैं, और ये कम्युनिकेशन एप्लीकेशन में यूज होता है। तो अगर ये कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस हम जानते हैं ये होता है, अब इसको हमको डिस्टॉर्शन लेस की कंडीशन बतानी है। तो इसमें अगर मैं यहाँ से R और G कॉमन ले लूँ तो ये 1 प्लस जे ओमेगा एल बाई आर प्लस 1 प्लस जे ओमेगा सी। अब हमको फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट बनाना है, तो यहाँ से देखिए L बाई आर आया और यहाँ पे C बाई जी आया। अगर L बाई आर की वैल्यू C बाई जी के बराबर हो जाए तो ये वाला इससे कट जाएगा पूरा, तो रूट में क्या बचेगा, R बाई जी बचेगा। इसका मतलब फॉर डिस्टॉर्शन लेस लाइन इफ ओमेगा L बाई आर इक्वल टू ओमेगा C बाई जी, तो ये ओमेगा से ओमेगा कट गया। इसका मतलब फॉर डिस्टॉर्शन लेस लाइन अगर L बाई आर बराबर C बाई जी हो जाए तो हमको जो लाइन मिलेगी वो डिस्टॉर्शन लेस लाइन मिलेगी, और उसकी जो जेड डी होगी डिस्टॉर्शन लेस की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, R बाई जी हो जाएगी। तो ये कंडीशन पूछता है कि डिस्टॉर्शन लेस लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है। तो यहाँ से या तो ये ऐसे दिया रहेगा ऑप्शन में, या तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दे करके आर सी इक्वल टू यहाँ से एल जी दिया रहेगा, एल जी। तो ये दोनों केस होता है डिस्टॉर्शन लेस लाइन कंडीशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही चीज यहाँ पे लिख रखी है कि डिस्टॉर्शन लेस लाइन के लिए या तो ये कंडीशन होगी या तो ये होगी, और उस समय जो करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस की वैल्यू होगी फॉर डिस्टॉर्शन लेस लाइन जेड डी वो रूट ओवर आर बाई जी होगी, ठीक है, रूट ओवर आर बाई जी। और देखिए जो डिस्टॉर्शन लेस लाइन होती है वो आपका क्या बोलते हैं कि कम्युनिकेशन एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, जो कि लॉसलेस लाइन दैट इज कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जो होता है वो पावर एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है, पावर एप्लीकेशन के लिए। इसके बाद से देखिए सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग पे भी क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते थे। तो देखिए जो सर्ज इम्पीडेंस होता है वो होता है VL स्क्वायर बाई जेड, ठीक है। यहाँ पे VL जो होता है वो लाइन टू लाइन वोल्टेज होता है, लाइन टू लाइन वोल्टेज होता है, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए इस, और जो ये जेडएस है ये क्या है, सर्ज इम्पीडेंस है, जेडएस आपका सर्ज इम्पीडेंस है, ठीक है, जेडएस आपका सर्ज इम्पीडेंस है। तो यहाँ से जेडएस की वैल्यू हम यहाँ से रूट एल बाई सी पुट कर सकते हैं। तो ये यहाँ से ये रिलेशन आ जाएगा VL स्क्वायर रूट में C बाई एल। तो यहाँ से जो सर्ज इम्पीडेंस है वो VL स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा रूट C के और 1 बाई रूट एल के। तो अगर सर्ज इम्पीडेंस को बढ़ाना है तो हम लाइन वोल्टेज को बढ़ा लें या कैपेसिटेंस बढ़ा दें या फिर इंडक्टेंस को कम कर दे तो सर्ज इम्पीडेंस बढ़ जाता है, ठीक है। देखिए इसके बाद से क्या क्वेश्चन बनता है कि अब देखिए सर्ज इम्पीडेंस एक्चुअल में होता क्या है कि इफ द रिक्वायरमेंट ऑफ रिएक्टिव पावर बाय द ट्रांसमिशन लाइन इंडक्टेंस इज सप्लाइड बाय द कैपेसिटर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। सपोज करिए ये एक ट्रांसमिशन लाइन है और इसमें कुछ कैपेसिटर भी लगे हैं, ये लोड है, ठीक है। तो अब इंडक्टर की रिक्वायरमेंट क्या होगी, रिएक्टिव पावर, और इस लोड वाले रिएक्टेंस की रिक्वायरमेंट क्या होगी, रिएक्टिव पावर की। तो ये अगर कैपेसिटर इसकी भी डिमांड पूरी कर दे रिएक्टिव पावर की और इसकी भी रिएक्टिव पावर की डिमांड पूरी कर दे, तो ट्रांसमिशन लाइन में केवल एक रेजिस्टेंस बचेगा और लोड का रेजिस्टेंस बचेगा। तो जो यहाँ से पावर डिलीवर होगी वो केवल क्या होगी, एक्टिव पावर डिलीवर होगी टू दी ट्रांसमिशन लाइन एंड टू दी लोड, बिकॉज जो रिएक्टिव पावर की डिमांड है वो क्या कर रहा है, लाइन का कैपेसिटेंस कंप्लीट कर दे रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि इफ द रिक्वायरमेंट ऑफ रिएक्टिव पावर बाय द ट्रांसमिशन by the transmission line inductance is supplied by capacitance of the line, नो दैट मीन्स कि नो नीड ऑफ द रिएक्टिव पावर सप्लाइड फ्रॉम द सोर्स। दैट मीन्स कि सोर्स साइड से किसी भी रिएक्टिव पावर की कोई डिमांड ही नहीं है क्योंकि वो तो कैपेसिटर ऑलरेडी सप्लाई कर देता है। तो इसका मतलब जो सोर्स होगा वो केवल क्या करेगा, एक्टिव पावर सप्लाई करेगा, मैक्सिमम एक्टिव पावर। वही जो मैक्सिमम एक्टिव पावर होता है वही क्या होता है, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग होती है, वही क्या होता है, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग होती है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए इस पे भी क्वेश्चन आते हैं कि अगर लोडिंग ऑफ द लाइन इक्वल टू सर्ज इम्पीडेंस हो जाए, या लोडिंग ऑफ द लाइन ग्रेटर देन सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग हो जाए, या लोडिंग ऑफ द लाइन लेस देन सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग हो जाए तो क्या होगा, ठीक है, ग्रेटर हो जाए। देखिए यहाँ पे लोडिंग ऑफ द लाइन इक्वल टू सर्ज इम्पीडेंस, ये ग्रेटर देन है और ये लेस देन है, ठीक है।
तो अगर देखिए लोडिंग ऑफ द लाइन इक्वल टू सर्ज इम्पीडेंस है, तो यहाँ पे देखिए लोडिंग इक्वल टू सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग, दैट मीन्स कि VL स्क्वायर बाई ZL इक्वल टू VL स्क्वायर अपॉन सर्ज इम्पीडेंस। तो अगर दोनों ही बराबर है लोडिंग और SIL, तो ZL क्या होगा, ZS के बराबर होगा। ZL ZS के बराबर होने का मतलब क्या है कि टोटल सर्किट क्या प्योरली रजिस्टिव है, इसलिए इसका पावर फैक्टर यूनिटी होगा। देखिए मोस्टली यही पूछे जाते हैं। और रिएक्टिव पावर पे क्या इफेक्ट होगा, आप इनको ध्यान न दे तो भी आपका चल जाएगा एग्जाम में। तो अभी एग्जाम में यही तीन बनते हैं। तो यहाँ से अगर ZL लोडिंग ऑफ द लाइन इक्वल टू SIL है, तो उस समय ZL इक्वल टू ZS होगा। इस रिलेशन से कंप्लीट हो गया। और जब ZL इक्वल टू ZL है, इसका मतलब क्या हो गया, प्योरली रजिस्टिव लोड, तो पावर फैक्टर क्या होगा, यूनिटी होगा। पावर फैक्टर यूनिटी होगा जब, और VS वोल्टेज, सेंडिंग एंड वोल्टेज इज इक्वल टू रिसीविंग एंड वोल्टेज होगा। तो Q इज प्रोपोर्शनल टू, हम जानते हैं VS माइनस VR होता है, माइनस VR होता है। तो VS इक्वल टू VR होगा, तो Q की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब नाइजर एब्जॉर्ब रिएक्टिव पावर होगा, रिएक्टिव पावर होगा, नाइदर डिलीवर होगा। ठीक है। अगर लोडिंग ऑफ द लाइन, यहाँ पे देखिए लोडिंग इज ग्रेटर देन सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग है। लोडिंग कहने का मतलब क्या है, इंडक्टिव पार्ट ज्यादा है, इंडक्टिव पार्ट ज्यादा, इंडक्टिव पार्ट ज्यादा होने का मतलब पावर फैक्टर कैसा हो गया, लैगिंग हो गया, लैगिंग हो गया। और जब लैगिंग हो गया तो इसका मतलब रिसीविंग इन वोल्टेज लेस देन सेंडिंग इन वोल्टेज होगा। तो उस हिसाब से इस रिलेशन से आपका Q क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और Q इज पॉजिटिव फॉर द लैगिंग पावर फैक्टर लोड, Q इज पॉजिटिव फॉर द लैगिंग पावर फैक्टर लोड। और Q पॉजिटिव है तो आपका सेंडिंग एंड से पावर क्या होगी, सप्लाई होगी। सप्लाई होगी किसको, उस इंडक्टर को। तो अ, तो लोड यहां से क्या होगा, एब्जॉर्ब फ्रॉम द सेंडिंग एंड होगा। ठीक है। तो सोर्स लोड इसको क्या करेगा, पावर को एब्जॉर्ब करेगा, लैगिंग है तो। ठीक है। उसी तरह से अगर सिमिलरली इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि अगर लोडिंग इज लेस देन लीडिंग लोड है, इसका मतलब क्या है, रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट कम है। एक्स लोडिंग इज लेस देन SIL है, इसका मतलब Q आपका नेगेटिव हो गया। नेगेटिव होने का मतलब लीडिंग पावर फैक्टर हो गया। तो इसका मतलब जो एक्सेस रिएक्टिव पावर है, एक्सेस रिएक्टिव पावर होने का मतलब क्या है कि पावर आपकी डिलीवर होगी, रिएक्टिव पावर क्या होगा, डिलीवर होगा। ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है। इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद से ये वाले फार्मूले पे आपके क्वेश्चन बनते हैं कि V वेलोसिटी जो होता है 3 × 10⁸ अपॉन रूट ओवर परमिटिविटी। तो केबल का परमिटिविटी कुछ दे देगा 9 समथिंग, तो पूछ लेता है कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेवलिंग वेव्स कितना होगा। फिर केबल में आ जाते हैं। इसके बाद से आप केबल में आ जाइए, तो केबल में क्या होता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस RI जो होता है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। और फिर केबल का पावर फैक्टर जो होता है हमेशा साइन डेल्ट होता है। और जो डाइलेक्ट्रिक लॉस होते हैं उस पे ये वाला रिलेशन पूछता है, V² ω C tan डेल पे। फिर ये कंडीशन पूछता है कि मोस्ट इकोनॉमिकल साइज ऑफ कंडक्टर क्या होता है, तो आर अपॉन स्मॉल आर की वैल्यू स्मॉल ई के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू 2.78 होती है। कभी कभी रिवर्स करके पूछ लेते हैं। ठीक है। तो उसकी वैल्यू 0.365 होती है। ये हमारा कंडक्टर का रेडियस आर होता है, और जो सीथ होती है उसका रेडियस कैपिटल आर होता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसके बाद से ये पूछता है कि जो इलेक्ट्रिक स्ट्रेस होती है वो मैक्सिमम कहाँ पे होती है, तो ये कंडक्टर है और ये आपका सीथ है। तो इलेक्ट्रिक स्ट्रेस देखिए इस डायग्राम से आपको क्लियर होगा कि एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक स्ट्रेस इज मैक्सिमम, और जैसे जैसे हम कंडक्टर से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक स्ट्रेस क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है। और इस फार्मूले से भी आपको क्लियर हो जाए कि जो EX इलेक्ट्रिक स्ट्रेस होता है वो VCS अपॉन XLN कैपिटल R अपॉन स्मॉल आर। तो जैसे जैसे हमारी X कम होगी, इलेक्ट्रिक स्ट्रेस क्या होता है, कम होता जाएगा। और सबसे मिनिमम डिस्टेंस क्या है, कंडक्टर का रेडियस। तो सबसे मिनिमम अगर कंडक्टर का रेडियस है तो इलेक्ट्रिक स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ होगी, एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछता है, और इसमें न्यूमेरिकल आता है कि डायमीटर डायरेक्ट पूछ लेता है, तो वो होता है 2VCS अपॉन ER मैक्स। ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल आता है, इस पे न्यूमेरिकल एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। ठीक है। इसके बाद से देखिए कुछ केबल की प्रॉपर्टीज होती हैं, थ्योरेटिकली पूछ लेते हैं वो। तो केबल का जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, 9 हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए। दैट मीन्स कि जो
एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर होते हैं उससे अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। 9 हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है कैपेबल ऑफ बीइंग ऑपरेटेड एट हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर पे ऑपरेटिव होना चाहिए। लो थर्मल रेजिस्टेंस उनका कम होना चाहिए ताकि हीटिंग इफेक्ट कम हो, और लो पावर फैक्टर पे ऑपरेट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद से देखिए ग्राइंडिंग ऑफ केबल पे भी क्वेश्चन थ्योरेटिकल बनते हैं। तो ग्राइंडिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसे हमारा ये केबल है, ये इसमें डिफरेंट डिफरेंट परमिटिविटी यहाँ पे देखिए दी रखी है, उनके डिफरेंट डिफरेंट ये कंडक्टर है, फिर इसके डिफरेंट डिफरेंट लेयर है। तो देखिए ग्राइंडिंग का मतलब होता है इक्वलाइजिंग ऑफ स्ट्रेस इन द डाइलेक्ट्रिक ऑफ द केबल इज कॉल्ड ग्राइंडिंग ऑफ द केबल। तो जो इनके बीच में जो स्ट्रेस है ना, उसको इक्वलाइज करना ही ग्राइंडिंग कहलाती है। ग्राइंडिंग इससे आप देखिए ग्राइंडिंग दो तरह की होती है, एक कैपेसिटेंस ग्राइंडिंग होती है और एक इंटरसीथ ग्राइंडिंग होती है। ग्राइंडिंग ऑफ केबल रिड्यूसेस द इंसुलेशन कॉस्ट। इससे फायदा क्या होता है कि इंसुलेशन कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है और करंट रेटिंग जो होती है इंक्रीज हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में इस पे बनता है। देखिए मैंने इसको ऐसे इसलिए लिया है कि आपका ज्यादा से ज्यादा आपका क्वेश्चन क्या हो सके, डील हो सके, इसलिए मैंने इस तरह से इसको लिया, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं लिया है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मैं मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं ले सकता। तो देखिए यहाँ पे उस समय कंडीशन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस के लिए ये वाला फार्मूला आता है। तो कभी कभी जैसे मान लीजिए 220 200 केवी दिया है स्ट्रेस, फिर 150 दिया, 120 दिया है, और परमिटिविटी सपोज 1 2 3 है। तो जहाँ पे स्ट्रेस ज्यादा हुआ तो वो वहाँ पे कम वाली परमिटिविटी, फिर यहाँ पे 2 वाली और यहाँ पे 3 वाली। तो ये भी इस तरह से न्यूमेरिकल बनते हैं कि 1 2 3 कहाँ पे प्लेस होंगे। तो सबसे पहले 220 केबी वाला जानते हैं कि ये सरफेस ऑफ कंडक्टर पे होगा, फिर उसके बाद 150 वाला, फिर इसके बाद 100 वाला। तो इसका मतलब परमिटिविटी 1 वाला इसके पास प्लेस करेंगे और 2 वाला इसके पास और 3 वाला इसके पास। ठीक है, और देखिए इंटरसीथ ग्राइंडिंग भी सेम है, इक्वल प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस के लिए ही इंटरसीथ ग्राइंडिंग भी यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद से आपका इंसुलेटर आता है। इंसुलेटर में कभी कभी दे देगा कि लाइन इतने केबी के, तो नंबर ऑफ डिस्क क्या होगा। तो देखिए इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ डिस्क इक्वल टू ऑपरेटिंग वोल्टेज पर फेज डिवाइडेड बाय वोल्टेज विद स्टैंड कैपेसिटी ऑफ ईच डिस्क। तो हमेशा वोल्टेज विद स्टैंड कैपेसिटी डिस्क की हमेशा 11 केबी होती है। और यहाँ पे +1 किया है, ये क्या है, सेफ्टी मार्जिन के लिए, सेफ्टी पर्पज से, कि अगर एक इंसुलेटर फूट भी गया तो एक्स्ट्रा रहना चाहिए। तो इसलिए ये सेफ्टी पर्पस के लिए हम यहाँ पे +1 करते हैं। तो यहाँ पे जैसे 33 केबी है, 132 है, 220 केबी है, 400 केबी है, तो कितने इंसुलेटर लगेंगे। तो इस फार्मूले से आप 3, 8, 13 और 22 इस तरह से ये आते हैं। तो या तो इसको याद कर लीजिए या फिर यहाँ से आप कैलकुलेट भी इस फार्मूले से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से देखिए स्ट्रिंग इफिशियंसी क्या होती है, डायरेक्ट फार्मूला ही कभी कभी पूछ लेता है। तो ये ऑपरेटिंग वोल्टेज पर फेज, मतलब सपोज ये दो स्ट्रिंग है तो इसके अक्रॉस टोटल कितना वोल्टेज है। सपोज यहाँ पे वोल्टेज V1 है और ये आपका V2 है, तो टोटल वोल्टेज इस स्ट्रिंग के अक्रॉस कितनी हो गई, V1 प्लस V2, अगर दो डिस्क है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिस्क, कितनी डिस्क लगी है, दो, तो यहाँ पे 2 हो गया, टोटल वोल्टेज V1 प्लस V2 हो गया। नंबर ऑफ डिस्क नियर टू द कंडक्टर, तो ये आपका कंडक्टर है, यहाँ से पास हुआ है, तो उसके पास वाला वोल्टेज क्या है, V1 है, तो इसलिए इंटू V1 हो गया। ऐसे ही अगर n डिस्क लगी हो तो उसके लिए परसेंटेज स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, V1 प्लस V2 प्लस n इंटू n इंटू V1। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक स्ट्रेस कौन से होता है, जहां से कंडक्टर जो लगा है यहाँ पे, तो V1 पे ज्यादा इलेक्ट्रिक स्ट्रेस होता है। ये भी जो कंडक्टर जो होता है, जो स्ट्रिंग जो है नियर टू कंडक्टर होती है, उस पे जो इलेक्ट्रिक स्ट्रेस होता है वो मैक्सिमम होता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है आपका। अब देखिए इसमें कंडीशन पूछता है कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी। तो देखिए इसमें जैसे मान लीजिए 3 स्ट्रिंग का एग्जांपल मैं लूं, 3 स्ट्रिंग का, तो अगर 3 स्ट्रिंग है ये, और यहाँ से कंडक्टर पास हुआ, ये आपका क्रॉस आर्म है, तो यहाँ से शंट कैपेसिटर फॉर्म होते हैं यहाँ पे, ऐसे ऐसे आपके शंट कैपेसिटर फॉर्म होते हैं। ये CHS होता है और ये सेल्फ कैपेसिटेंस होते हैं। तो उस समय ये सपोज करिए वोल्टेज V1 है, ये V2 है, ये V3 है, तो आपका स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, परसेंटेज स्ट्रिंग एफिशिएंसी V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिस्क इंटू V1। तो अगर हमको 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी बनाना है, तो अगर मैं यहाँ पे V1 बराबर V2 बराबर V3 कर दूं इक्वल टू V,
तो ऊपर 3V हो जाएगा, नीचे भी 3V इंटू 100, तो ये कितना आएगा 100%। इसका मतलब अगर ये जो वोल्टेज आ रहे हैं अक्रॉस सेल्फ कैपेसिटेंस V1 V2 V3 ये इक्वल हो जाए तो हमारी स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 100% हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये सेल्फ कैपेसिटेंस फॉर्म कैसे होता है, क्योंकि जो हमारा डिस्क होती है, ये डिस्क जो होती है दो पिन पॉइंट के बीच में लगे तो ये कैपेसिटर फॉर्म होता है। तो इसी तरह से ये डिस्क की वजह से सेल्फ कैपेसिटेंस फॉर्म होता है। और ये आपके टावर होती है, ये आपकी टावर है और ये टावर का क्रॉस आर्म है, तो उसके बीच में एयर गैप होने के कारण शंट कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन होता है। इस शंट कैपेसिटेंस के कारण ही यहाँ पे वोल्टेज जो होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है, क्योंकि जो एक फैक्टर होता है के इक्वल टू सी एस एच अपन सी सेल्फ। ठीक है, तो इसमें जो V1 जो होता है सबसे मैक्सिमम होता है, V2 की वैल्यू यहाँ से 1 प्लस के V1 होती है, और जो V3 होता है, जो V3 होता है यहाँ पे वो के स्क्वायर प्लस 3 के प्लस 1 होता है। तो अब हमको क्या करना है, हम जानते हैं कि इस CSH की वजह से हमारा वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, बराबर नहीं हो रहा है। तो हमको CSH अगर किसी तरह से 0 हो जाए तो हमारा वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होने लगेगा, बराबर होने लगेगा। तो इसका मतलब अगर CHS 0 होगा तो के की वैल्यू हमारी क्या होगी, 0 होगी। अब के को 0 होने के लिए सी सेल्फ क्या होना चाहिए, इन्फिनिट, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है, बट ये पॉसिबल हो सकता है कि CSH को हम 0 कर दें। अब ये पॉसिबल कैसे होगा उसको देखते हैं। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे सी इक्वल टू हम जानते हैं कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन 0/d होता है। हमको CHS को क्या करना है, कम करना है। तो इसका मतलब d को अगर डिस्टेंस बढ़ा दें तो हमारा CHS क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब k क्या होता है CSH बाई C सेल्फ, तो अगर ये कम होगा टेंस टू अगर 0 होगा तो k भी 0 होगा, उस समय क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग एफिशिएंसी हमारी बढ़ेगी। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, डी को बढ़ाना होगा यहाँ से। इसका मतलब जो पहले क्रॉस आर्म में इतना बड़ा था और उसको हम बढ़ाते जाएं तो क्रॉस आर्म अगर बढ़ा दे तो हमारी स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पूछता है कि हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो बाय इंक्रीजिंग द क्रॉस आर्म या गार्ड वायर या गार्डनिंग या स्टैटिक शील्डिंग से हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। इसके बाद से आर्किंग हॉर्न किस लिए यूज होता है, तो इट इज यूज टू प्रोटेक्ट द इंसुलेटर डिस्क फ्रॉम द लाइटिंग फ्लैश ओवर वोल्टेज। तो देखिए जैसे लाइटिंग यहाँ पे आई, लाइटनिंग हुई तो कुछ तो इसका पार्ट हमारा 8 फीट की रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड में चला जाता है। बाकी जो ये इंसुलेटर है तो ये क्या करता है, आर्किंग हाँ लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है, ताकि ये जो लो रेजिस्टेंस पाथ के कारण ये क्या होता है, ये आर्किंग हार्नेस को इंसुलेटर के थ्रू जाने नहीं देता, इसलिए ये जो स्ट्रिंग होती है इसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये प्रोटेक्ट द इंसुलेटर डिस्क फ्रॉम द लाइटनिंग फ्लैश ओवर वोल्टेज, तो उससे उससे प्रोटेक्ट करता है। फिर कभी कभी सैग का फार्मूला डायरेक्ट पूछ लेता है, तो सैग इक्वल टू ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 8t होता है, जहाँ पे एल जो होता है स्पैन लेंथ होता है, ये वाला, ये जो होता है ये स्पैन, ये सैग हो गया आपका, और ओमेगा जो होता है वेट ऑफ कंडक्टर हो गया, और टी इज द टेंशन ऑफ द लाइन। तो टी इज द टेंशन ऑफ लाइन होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछता रहता है थियोरेटिकली। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए वोल्टेज कंट्रोल भी आता है। जैसे वोल्टेज कंट्रोल में शंट कैपेसिटर है। शंट कैपेसिटर जैसे ये क्या करता है कि वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है। वोल्टेज इंक्रीज करने का मतलब रिसीविंग वोल्टेज जो होता है आपका बढ़ जाता है, करंट की डिमांड कम हो जाती है, और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द ट्रांसमिशन लाइन कम हो जाती है, वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव होता है और पावर फैक्टर इंप्रूव होता है। देखिए इसको समझना है तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे लिख रखा है। सपोज करिए एक नॉर्मल कंडीशन है, इस नॉर्मल कंडीशन में जो Q होता है वो हम जानते हैं VS/VR बाई एक्सएस माइनस VR स्क्वायर बाई एक्सएस कॉस डेल्टा होता है। तो मैंने डेल्टा को यहाँ पे 1 कंसिडर किया है, तो यहाँ से मैंने यहाँ पे VR का रिलेशन निकाला कि VR बराबर VS माइनस एक्सएस बाई VS इंटू QS। अगर हम ये कंसिडर करें कि QS जो है QR और ये QL के बराबर है, तो यहाँ से एक रिलेशन QL वाला भी आ जाएगा। अब ये विदाउट कंपनसेशन है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, शंट कैपेसिटर कनेक्ट किया, तो यहाँ से मेरे को QSH की वैल्यू मिली QL माइनस QSH, और यहाँ पे पुट किया है तो हमको ये मिला कि जब यहाँ पे इनिशियली वोल्टेज यहाँ पे VR1 था, जब सपोज करिए मैंने जब कैपेसिटर कनेक्ट किया शंट कैपेसिटर, इसकी वोल्टेज क्या हो गई, VR2 हो गई।
तो यहाँ पे देखिए तो इस रिलेशन से VR1 प्लस V एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसका मतलब VR2 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हमारा वोल्टेज क्या हो गया, इम्प्रूव हो गया। तो शंट कैपेसिटर क्या करता है, वोल्टेज को इम्प्रूव करता है, ठीक है। इसके बाद से करंट कैसे बढ़ी, करंट जैसे शंट कैपेसिटर लगाए तो हमारा करंट इम्प्रूव, करंट कैसे कम होता है उसका पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए। तो देखिए पहले जब हमने कैपेसिटर ने लगाया तो सपोज करिए करंट IR1 थी, और वही IR1 जो है यहाँ पे ये IS के बराबर है सोर्स करंट के, ऐसे, ठीक है। बट हमने जैसे ही कैपेसिटर कनेक्ट किया तो यहाँ पे IS1 क्या हो गया, IC प्लस IL1 के बराबर हो गया। तो उसलिए जब इसमें हमने यहाँ पे देखिए तो IC ऐड किया है इस IL1 में, तो ये हो गया है IL2, ये IL2। तो अगर इस यहाँ से लोकस आप देखें, लोकस खींचें तो ये IL2 का लोकस है और ये IL1 का लोकस है। तो IL2 क्या आ रहा है, लेस देन IL1 आ रहा है। तो शंट कंपनसेशन से आपका फायदा क्या हो रहा है कि लोड करंट जो होती है, जो करंट सप्लाइड बाय द सोर्स वो क्या हो गई, कम हो गई। और देखिए पहले केस में ये हमारा V था और ये IL1 था, तो उस समय ये थीटा 1 पावर फैक्टर था, और जैसे ही इसमें आपने कैपेसिटर ऐड किया तो ये IL2 आपका यहाँ पे आ गया। तो थीटा आपका क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1, तो इसलिए जो पावर फैक्टर आपका क्या हो गया, इम्प्रूव हो गया। तो ये cos θ2 इज ग्रेटर देन cos θ1, तो इसलिए आपका पावर फैक्टर क्या होगा, इम्प्रूव होगा। और चूंकि वोल्टेज रेगुलेशन का इफेक्ट देख लेते हैं, तो VR यहाँ पे इम्प्रूव हो रहा है, VR इम्प्रूव हो रहा है, तो VS माइनस VR क्या होगा, कम होगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन कम होगा। वोल्टेज रेगुलेशन कम होने का मतलब क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव होना। और आइडियली वोल्टेज रेगुलेशन शुड भी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। आइडियल वोल्टेज रेगुलेशन शुड भी जीरो होनी चाहिए। इसके बाद से शंट रिएक्टर पूछता है, तो इसका जस्ट अपोजिट आपका शंट रिएक्टर होता है। तो ये फेरेंटी इफेक्ट में क्या होता है, जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है तो वो सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज्यादा हो जाता है। तो अगर हम शंट रिएक्टर लगा दे तो ये क्या करेगा, वोल्टेज को, फेरेंटी इफेक्ट का क्या करेगा, नलीफाई करेगा। तो इसलिए ये क्या होता है, ओवर वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हम शंट रिएक्टर यूज करते हैं, ये भी एग्जाम में आता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सीरीज कैपेसिटर पूछता है किस लिए, तो ये एंगुलर स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज होता है। जानते हैं कि जो P होता है वो होता है EV/X होता है। तो विदाउट एनी कंपनसेशन, अगर मैक्सिमम पावर ये है आपकी, मैक्सिमम पावर, और वो डेल्टा 0 पे ऑपरेट कर रहा है, अगर मैंने सीरीज कंपनसेटर किया तो ये क्या होगा, रिएक्टेंस हमारा कम हो जाएगा। तो P मैक्सिमम आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से बढ़ जाएगा। तो ये P max 2 हो जाता है। तो उससे यहाँ पे देखिए तो डेल्टा आपका क्या हो गया, डेल 1, डेल्टा नॉट डेल 1 हो गया, तो डेल्टा आपका रिड्यूस हुआ। डेल्टा रिड्यूस होने का मतलब आपकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। स्टेबिलिटी आपकी इम्प्रूव होगी। तो इसलिए जब हम सीरीज रिएक्टर से हमारी एंगुलर स्टेबिलिटी इम्प्रूव होती है। सीरीज रिएक्टर क्या होता है, ये रिड्यूस द फॉल्ट करंट को रिड्यूस करता है। देखिए अगर ये लाइन है, इस लाइन का सपोज करिए रिएक्टेंस यहाँ है, यहाँ पे फॉल्ट आया और यहाँ VS वोल्टेज है, तो ये फॉल्ट करंट कितनी होगी, VS/XL होगी, ठीक है। सपोज मैंने एक्स्ट्रा इंडक्टर यहाँ पे ऐड कर दिया XL2, तो अब अगर फॉल्ट होगी तो फॉल्ट करंट क्या हो जाएगी, VS/XL प्लस XL2। तो ये टोटल रिएक्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, तो फॉल्ट करंट क्या होगी, कम हो जाएगी। इसलिए ये फॉल्ट करंट, सीरीज रिएक्टर क्या करता है, फॉल्ट को कम करता है। इसके बाद से एक कुछ डायनेमिक कंट्रोल भी आते हैं। उन डायनेमिक कंट्रोल में क्या होता है, एक सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर होता है। तो ये सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर जो होता है नथिंग बट ये एक तरह का सिंक्रोनस मोटर होता है। अब हम जानते हैं कि सिंक्रोनस मोटर या तो लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करेगा या तो लैगिंग पावर फैक्टर पे। अगर वो सिंक्रोनस मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करेगा, दैट मीन्स वो ओवर एक्साइटेड मोटर होगा। ओवर एक्साइटेड मोटर होगा, इसका मतलब इसके पास एक्स्ट्रा क्यू होगा। एक्स्ट्रा क्यू का मतलब ये जो सिंक्रोनस मोटर होगा या सिंक्रोनस फेज मोटिवायर होगा, एज ए शंट कैपेसिटर की तरह काम करेगा। अगर वही लैगिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा है, दैट मीन्स कि वो अंडर एक्साइटेड है। अंडर एक्साइटेड होने का मतलब Q इज लेस देन 0। अब इसका मतलब क्या होगा, ये शंट रिएक्टर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इंडक्टर जो होता है हमेशा डिमांड करता है Q की, ठीक है। इसके बाद से कभी कभी ये वाला रिलेशन आता है, जो सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस होता है हमेशा कम होता है एज कंपेयर टू ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस। तो हमेशा जो सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस होता है वो सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा आपका ट्रांजिएंट वाला पार्ट ज़्यादा होगा। उसके बाद से स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस आपका ज़्यादा होता है। तो ये भी रिलेशन आपका एग्जाम में आता है, ये वाला रिलेशन आपका एग्जाम में आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद से कुछ
मैट्रिक्स में थ्योरेटिकल पार्ट क्या आता है कि जो वाई बस मैट्रिक्स होती है इसको हम स्पार्स मैट्रिक्स, स्पार्स का मतलब कि जैसे ये वाई बस है तो इसमें जीरो एलिमेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए इसको हम स्पार्स मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको देखिए ये 3x3 का बनेगा या 2x2 का या n x n का, इसलिए जो वाई बस मैट्रिक्स होती है इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोलते हैं या इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। दैट मीन्स कि वाई बस इक्वल टू वाई बस इनवर्स के बराबर होती है। तो ये तीनों पॉइंट एग्जाम में आते हैं। और ये जो वाई बस मैट्रिक्स होती है वो स्टेबिलिटी स्टडीज, स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए यूज की जाती है, जबकि जेड बस जो होता है वो फॉल्ट एनालिसिस या शॉर्ट सर्किट स्टडीज के लिए यूज की जाती है। और देखिए जेड बस मैट्रिक्स को हम वाई बस को स्पार्स या सिमेट्रिक बोलते हैं, वैसे ही जेड बस को हम फुल मैट्रिक्स बोलते हैं। फुल मैट्रिक्स इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो स्पार्सिटी होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू वाई बस मैट्रिक्स, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फुल मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद से ये वाले क्वेश्चन आते हैं कि पीवी बस जो होता है जनरेटर बस होता है, लोड बस को पीक्यू बस बोलते हैं, स्लैक बस में जो वी और डेल होता है वो स्पेसिफाइड होता है। फिर इस पे न्यूमेरिकल आता है साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स पे, तो या तो 2 PQ प्लस पीवी लगा लीजिए या फिर ये 2n माइनस पीवी माइनस 2, ये n जो होता है टोटल नंबर ऑफ बसेस होते हैं। ठीक है, अगर PQ बस निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ बस में से पीवी बस माइनस स्लैक बस हमेशा 1 होता है। दैट मीन्स कि अगर हम 1 माइनस कर दे तो हमको PQ बस मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद से आपका क्या बनता है कि लोड फ्लो इक्वेशन को एक जो होती है वो नॉन लीनियर इक्वेशन होती है, ये थ्योरेटिकल बन जाता है। और एक थ्योरी तो एक गॉस सीडल और एक न्यूटन रैप्सन के बीच का कंपैरिजन जरूर देख के जाइएगा, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, उसको मैंने यहाँ पे लिया नहीं है। बट यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया कि इन गॉस सीडल मेथड कन्वर्जेंस ऑफ द प्रॉब्लम कैन बी इसी स्पीड अप बाय एक्सेलरेशन फैक्टर। तो अगर सोल्यूशन अगर नहीं मिल रहा है, कन्वर्जेंट नहीं हो रहा, तो उस समय हम एक्सेलरेशन फैक्टर का यूज करके हम उसके स्पीड को इम्प्रूव करते हैं बाय गॉस इन गॉस सीडल मेथड। तो ये भी एक थ्योरी का क्वेश्चन इसमें बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद से देखिए कुछ प्रोटेक्शन वाले पार्ट में क्या पूछता है। प्रोटेक्शन में कुछ कुछ यहाँ पे मैं कुछ पार्ट लिया हूँ। तो देखिए इस प्रोटेक्शन में जो इम्पीडेंस रिले होती है वो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज की जाती है, रिएक्टेंस लाइन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज की जाती है, मोर रिले लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज की जाती है। उसके बाद से ये इम्पीडेंस रिले को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वोल्टेज रिस्ट्रिक्टेड ओवर करंट रिले। और रिएक्टेंस रिले को हम डायरेक्शनल रिस्ट्रेंट ओवर करंट रिले बोलते हैं। मोर रिले को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज रिस्ट्रेंट डायरेक्शनल रिले बोलते हैं। और ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक कभी कभी एग्जाम में आ जाती है। तो ये इम्पीडेंस रिले की कैरेक्टरिस्टिक है जो कि सेंटर्ड अबाउट ओरिजिन होती है, और रिएक्टेंस रिले की ये वाली कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब मोर रिले जो होता है ये ओरिजिन से पास होता है। ठीक है, इसके बाद से कुछ रिलेज होती है, कौन सी रिले किस फॉल्ट के लिए यूज होती है वो एग्जाम में पूछते हैं। अगर फेस टू फेस फॉल्ट है तो उस समय परसेंटेज डिफरेंशियल रिले यूज करते हैं। अगर फेस टू ग्राउंड फॉल्ट है तो रिस्ट्रिक्टेड और फॉल्ट रिले यूज करते हैं। इंटरफेज फॉल्ट है, एक ही फेज में फॉल्ट हो गया तो उस समय स्प्लिट फेज रिले यूज करते हैं। अनबैलेंस लोडिंग है तो निगेटिव सीक्वेंस रिले यूज करते हैं। बुकहोल्ज रिले जो होता है ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट के लिए यूज होता है। और फॉर द कंप्लीट प्रोटेक्शन ऑफ थ्री फेज सिस्टम के लिए हम दो ओवर करंट रिले रिले और 1 अर्थ फॉल्ट रिले यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 ओवर करंट यूज किया है और 1 अर्थ फॉल्ट रिले फॉर द कंप्लीट प्रोटेक्शन ऑफ थ्री फेज सिस्टम। और जनरेटर प्रोटेक्शन के लिए हम नेगेटिव सीक्वेंस रिले यूज करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए अनबैलेंस लोडिंग और जनरेटर प्रोटेक्शन के लिए हम नेगेटिव सीक्वेंस रिले यूज करते हैं। और ट्रांसले रिले जो होती है वो फीडर के प्रोटेक्शन के लिए यूज होती है। इसके बाद से आपका बचता है सर्किट ब्रेकर वाला पार्ट। सर्किट ब्रेकर से भी कुछ थ्योरेटिकल पार्ट मैंने नहीं लिए हैं, बट उसमें कुछ और भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि उसमें एक ब्रेकिंग करंट होता है IBK, ये हमेशा RMS में होता है, एक ये क्वेश्चन बन जाता है सीधा। और एक मेकिंग करंट होता है वो हमेशा पीक में होता है, पीक वैल्यू। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। ठीक है, उसके बाद से ड्यूरिंग करंट चोपिंग एक प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज होता है, प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज दैट मीन्स कि
जो इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर की है वो टोटली सप्लाइड हो जाती है कैपेसिटर को, तो यहाँ से जो प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज V की वैल्यू आती है वो I रूट एल बाई सी। तो यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेगा या इस पे न्यूमेरिकल आ जाता है। ठीक है, एक होता है क्रिटिकल रेजिस्टेंस, क्रिटिकल रेजिस्टेंस, क्रिटिकल रेजिस्टेंस RC, वो जो होता है वो होता है 1/2 रूट ओवर एल बाई सी। तो या इस पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा या फिर इस पे डायरेक्ट यही फार्मूला पूछ देगा कि क्रिटिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर रिस्ट्रिक्टिंग स्विचिंग ऑफ द सर्किट ब्रेकर क्या होता है, तो ये इसका फार्मूला होता है। इसके बाद से रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज के कुछ फार्मूले होते हैं। जैसे जो रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज होता है, रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज वो होता है Vm 1 माइनस कॉस ओमेगा नॉट टी, जहाँ पे ओमेगा नॉट की जो वैल्यू होती है 1/√LC होती है। तो ये पूछ देता है कि जो रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज है वो किस पे डिपेंड करता है, तो L और C पे डिपेंड करता है। फिर रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या होता है, तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो वैल्यू आती है, तो वो Vm बाई रूट LC साइन ओमेगा नॉट टी होता है। तो ये रेट ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज होता है। फिर मैक्सिमम एक टर्म आता है मैक्सिमम रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज, तो यही जो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है यही क्या होता है, मैक्सिमम रेट ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज होता है। तो ये होता है Vm बाई रूट LC। ठीक है, तो इस तरह से इसमें कुछ थ्योरेटिकल पार्ट बनते हैं। ठीक है, तो इसके बाद से आपका कुछ ब्रेकर्स वाले पार्ट हैं कि SF6 का आप एप्लीकेशन थोड़ा पढ़ लीजिएगा। फिर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर इंपॉर्टेंट है जो कि कैपेसिटर स्विचिंग में यूज किया जाता है, और मोस्टली जो है हमारा SF6 यूज किया जाता है प्रेजेंट डे में। जो है SF6 सर्किट ब्रेकर सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो उसमें SF6 में कुछ प्रॉपर्टी होती है कि जो SF6 जो होता है, जो थियोरेटिकल पार्ट आता है, इसमें करंट चोपिंग मिनिमम होती है, मिनिमम होती है। और इसकी SF6 गैस की हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, और इसमें क्या बन सकता है क्वेश्चन, ये और इसमें एक और क्वेश्चन ये बनता है कि ये नॉन इन्फ्लेमेबल होता है, नॉन इनफ्लेमेबल। ठीक है, और ये नॉइसलेस ऑपरेशन देता है, नॉइसलेस ऑपरेशन। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसमें जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट, मोस्टली देखिए पावर सिस्टम तो बहुत वास्ट है, लेकिन मोस्टली जो हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं मैंने इसमें उनको डील किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें ताकि सभी लोग इसका एडवांटेज ले सकें। ओके, थैंक यू।